हेलो डियर, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके मीजल्स, मम्स एंड रूबेला टॉपिक से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये मीजल्स, मम्स एंड रूबेला से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से, आज के सेशन से आपको ये तीनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने जा रहे हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारा मंत्र है आज का सक्सेस मंत्र, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल का मतलब देखें तो उसमें क्या छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो ये माइंडसेट हमेशा रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज का हम सेशन स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के लिए। विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मम्स। ठीक है, मम्स के होने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट आपके क्लियर हो जाता है कि मम्स कैसी डिजीज है डियर, वायरल डिजीज है। मम्स कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के कारण होती है। अगर हम बात करें मीजल्स की, मीजल्स भी कैसी है डियर, वायरल डिजीज है। और रूबेला, रूबेला की अगर हम बात करें तो ये भी कैसी है डियर, वायरल डिजीज है। इन तीनों को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं ये हमको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब हम 9 मंथ का वैक्सीनेशन करते हैं तो वहां पर हम एक वैक्सीन डिस्कस करते हैं, दैट इज एमएमआर। हालांकि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है डियर, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पोर्शन क्लियर होने जा रहा है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में जो हम वैक्सीन यूज करते हैं वो करते हैं डियर मीजल्स एंड रूबेला। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में कौन इंक्लूड नहीं है, मम्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो एमएमआर का नाम एक साथ लिया जाता है। 9 मंथ पर अगर आप चाहते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, दैट इज नॉन एज द एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, कौन सी वैक्सीन आप यूज कर सकते हैं, एमएमआर, मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। तो ये आपको प्राइवेट सेटअप में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से आप जरूर करवाइए, क्योंकि मम्स जो है वो भी एक कंटेजियस डिजीज है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है और आगे चल करके इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को फ्यूचर में परेशानी होती है। इसलिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप चाहे प्राइवेट सेटिंग में आपको लगवानी पड़े, लेकिन एमएमआर को यूज कीजिए, क्योंकि ये आपको मम्स के साथ भी एडिशनल प्रोटेक्शन आपको देगी। चलिए डियर, तो इसी वैक्सीन को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक आज तीनों डिजीज का एक साथ लेकर के आया हूं, ताकि तीनों का कंसेप्ट एक साथ आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, वायरस की बात करें, आपसे पूछा है विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मम्स। मम्स के होने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। हमको पता है ये तीनों कैसी डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं। तो आपके ऑप्शन है पैरामिक्सो वायरस, हर्पीज वायरस, रेट्रो वायरस एंड ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो डियर 4 कैटेगरी यहां पर दी गई है, वन बाय वन हम समझ लेते हैं। हर्पीज वायरस जो होता है वो आपकी चिकन पॉक्स वाला वायरस जो होता है, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो वायरस, उसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बाद में यही वायरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर्पीज में। जो लेटेंट इन्फेक्शन होता है, कौन सा इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन जब रह जाता है व्यक्ति के शरीर में, अगर चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होने के बाद पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ, चिकन पॉक्स के वायरसेस किस कंडीशन में चले गए, लेटेंट कंडीशन में चले गए, तो बाद में वो किस रूप में आते हैं बाहर, हर्पीज के रूप में आते हैं। ठीक है, तो हर्पीज वायरस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये किसका प्रकार है, वेरिसेला जोस्टर का। रेट्रो वायरस जो होता है वो आपके कौन सी डिजीज कॉज करता है, एचआईवी। ठीक है, और ऑर्थोमिक्सो वायरस जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी मेनली कौन सी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इन्फ्लुएंजा। तो जितना भी आपका इन्फ्लुएंजा होता है, चाहे आपके स्ट्रेन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तो इन्फ्लुएंजा की जो स्ट्रेनिंग है ए बी सी, ये तीनों किस कैटेगरी के आती है डियर, ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंजा, रेट्रोवायरस फॉर एचआईवी, हर्पीस फॉर वेरिसेला जोस्टर। बचा कौन सा आपका ऑप्शन, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस इज द कैटेगरी और इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट कॉजेज द मम्स। ठीक है डियर, समझ में आ गया। तो आपसे पूछा है कि मम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो डियर कौन सा होता है, पैरामिक्सो वायरस।
तीनों वायरस की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मीजल्स की भी बात करें तो मीजल्स के लिए भी कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है डियर? पैरामिक्सो वायरस। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर पैरामिक्सो वायरस जो है क्या दोनों डिजीज कॉज कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, क्योंकि पैरामिक्सो वायरस जो है वो वायरस नहीं है, वो वायरस की क्या है? फैमिली है। इस फैमिली में अलग अलग कैटेगरी के वायरस हैं। तो पैरामिक्सो वायरस क्या है? फैमिली। पैरामिक्सो वायरस में क्या आएगा? मम्स वायरस आएगा। पैरामिक्सो वायरस कैटेगरी में क्या आएगा डियर? मीजल्स वायरस आएगा। तो मीजल्स वायरस के द्वारा मीजल्स कॉज किया जाएगा, मम्स वायरस के द्वारा क्या कॉज किया जाएगा? मम्स कॉज किया जाएगा। और ये दोनों किस फैमिली से आते हैं डियर? पैरामिक्सो वायरिडी। कौन सी फैमिली से आते हैं? पैरामिक्सो वायरिडी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? पैरामिक्सो वायरस। तो जब भी हम बुक में पढ़ते हैं तो इसी नाम से पढ़ते हैं, पैरामिक्सो वायरस। बाकी अगर आपको इनका नाम पता करना हो तो नाम आप कैसे कहोगे? मम्स वायरस एंड मीजल्स वायरस। जो मीजल्स कॉज कर रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? मीजल्स वायरस। और जो मम्स कॉज कर रहा है उसको क्या कहेंगे डियर? मम्स वायरस। बात करते हैं रूबेला। रूबेला जो होता है वो कौन सी फैमिली से होता है डियर? टोगा वायरिडी फैमिली से, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? टोगा वायरस। तो पैरामिक्सो वायरस एंड टोगा वायरस। ठीक है डियर। तो यहां पर अगर हम बात करें ट्रिक की कि कैसे हम याद कर सकते हैं, तो आपने नाम सुना होगा पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? जो बनाया हुआ है, जो स्लाइड्स आ रही है, ये क्या कहलाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। तो हमारी ट्रिक क्या है डियर? यहाँ पर पीपीटी है, MMR। MMR की क्या बनानी है डियर? आपको पीपीटी बनानी है। मम्स पैरामिक्सो वायरस, मीजल्स पैरामिक्सो वायरस एंड रूबेला आपके टोगा वायरस। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है डियर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मम्स? मम्स का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है? चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है आपके। रैश प्रेजेंट होंगे, फीवर होगा, पेरोटाइटिस होगा या कफ होगा। देखिए ये सिम्टम्स जो चारों हैं वो मम्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमको पता करना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब क्या होता है? कि जो केवल और केवल मम्स में प्रेजेंट होगा। देखिए रैश की बात अगर हम करें तो मीजल्स के अंदर भी रैश प्रेजेंट होते हैं, और रूबेला के अंदर भी रैश प्रेजेंट होते हैं, और मम्स के अंदर भी रैश प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फीवर की अगर हम बात करें तो तीनों ही कंडीशन में फीवर हमको देखने को मिलेगा। कफ की अगर हम बात करें तो तीनों ही कंडीशन में कफ देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है? ऐसा सिम्टम्स जो कि मम्स को बाकी दोनों डिजीज से अलग करने में हमारी हेल्प करता है, कि हम पहचान सके कि बच्चे को मम्स हुआ है, मीजल्स हुआ है या रूबेला हुआ है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है डियर? पेरोटाइटिस। क्या है डियर? पेरोटाइटिस। अब पेरोटाइटिस क्या होता है चलिए समझते हैं। ये पिक्चर देखिए आप। पेरोटाइटिस क्या है? एक सैलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड का नाम आपने सुना है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? सैलाइवरी ग्लैंड होती है, जिससे सैलाइवा सिक्रेशन होता है। बिलो द ईयर प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है किसकी वजह से? मम्स वायरस की वजह से। तो आपके एक हिस्से में देखिए बिलो द ईयर, जहां पे आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, वहां पर आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, और ये कंडीशन कहलाती है क्या डियर? पेरोटाइटिस। ठीक है। तो पेरोटाइटिस दैट इज द स्वोलन सैलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। एक तरफ, किसी पर्टिकुलर एक तरफ की सैलाइवरी ग्लैंड में सूजन होगी। ठीक है। तो मोस्टली एक तरफ होती है, कभी कभी दो तरफ, रेयरली कंडीशन में, लेकिन मेनली कैसी होती है? वन साइडेड। तो स्वोलन सैलाइवरी ग्लैंड वाली जो कंडीशन है वो कहलाती है पेरोटाइटिस, और ये किसकी वजह से होता है डियर? मम्स की वजह से होता है। ठीक है। तो पेरोटाइटिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मम्स वायरल इन्फेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मम्स इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू। मम्स कैसे फैलता है? तो देखिए डियर, तीनों की बात कम कर लेते हैं। MMR, ये तीनों कैसे है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या है डियर? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तीनों कैसे? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको पता है कैसे फैलते हैं? ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो तीनों की अगर जब भी बात की जाएगी कि किस तरीके से इनको ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा डियर? ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर यहाँ पे कुछ और होता, ठीक है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग होता, तो ये क्या कहलाता है डियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस
अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके म्यूकस के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है, जब व्यक्ति वो बातें करेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो क्या होगा डियर, ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे। जैसे पिक्चर देखिए आप, एक व्यक्ति छींक रहा है, थूक रहा है, खांस रहा है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स म्यूकस सिक्रेशंस बाहर आ रहे हैं, और ये जो म्यूकस सिक्रेशंस है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, वायरस पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। और जब इन सिक्रेशंस के कांटेक्ट में कोई दूसरा हेल्दी पर्सन आता है, तो ये सिक्रेशंस उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डिपोजिट होने लगते हैं और वहां पर जाकर के अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर डियर, बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मम्स का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, हालांकि कुछ कंडीशंस हैं, हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक स्टेराइल प्रोसेस है, और ब्लड जब कलेक्ट किया जाता है तो सारी चीजें जांच करके ली जाती है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इन्फेक्शन का ट्रांसफर होना बहुत टिपिकल है, डिफिकल्ट है। कि कुछ केसेस में जहां पर ब्लड को पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं किया गया, जब व्यक्ति से कलेक्ट किया गया और दूसरे व्यक्ति पर चढ़ाया गया, उस वक्त अगर ब्लड को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया गया, तो एक्सीडेंटली जो इन्फेक्शन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ मम्स। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, टिपिकली जो इसका मेन रूट है, जो इसका इजी रूट है, वो आपसे पूछा गया है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा नहीं होता है, एंड इंसेक्ट बाइट के द्वारा नहीं होता है इसका ट्रांसफर। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन मम्स। मम्स में कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है, अभी बात की थी डियर हमने, किसकी बात होती है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड, किसका नाम आता है डियर, पैरोटिड ग्लैंड का नाम आता है। किसका नाम आता है डियर, पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरोटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, पैरोटाइटिस, जिसकी पिक्चर्स हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आंसर इजी है। मम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इसी प्रकार से हम मीजल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी करेंगे डियर, एंड रूबेला का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्स इज अप्रोक्सीमेटली। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा आपसे डियर। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड तीनों का हम लोग पढ़ लेते हैं, मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। ये है आपका मीजल्स 10 to 14 डेज। मीजल्स ठीक है, मीजल्स का होता है 10 to 14 डेज, मम्स का होता है 12 to 25 डेज, सॉरी मम्स का होता है 12 to 21 डेज, और रूबेला का होता है 12 to 25 डेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये 1 to 2 वीक, और ये होता है 2 to 3 वीक एंड 2 to 4 वीक। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड जाता है। अब आपको इसी रेंज में आपको ढूंढना है। मम्स की अगर हम बात करें तो मम्स जो होता है 12 to 21 वीक, जो कि किस रेंज में आपको किस ऑप्शन में आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, आपको सी, जो ऑप्शन सी है आपका, वहां पर आपको ये रेंज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा डियर, सी। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड तो आपको याद करने पड़ेंगे, हर डिजीज का, किसी भी डिजीज का पूछा जा सकता है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज विच कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद मम्स इन मेल पोस्ट प्यूबर्टी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कॉम्प्लिकेशंस अकर्ड बाय द मम्स डिजीज इन मेल्स पोस्ट प्यूबर्टी। पोस्ट प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद व्यक्ति जवान हो गया, मेल कैंडिडेट की हम लोग बात करें, मेल कैंडिडेट जिसको कि बचपन में क्या हुआ था, मम्स हुआ था, और अब वो व्यक्ति क्या अटेंड कर चुका है, अपना प्यूबर्टल एज अटेंड कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है डियर, ऑर्काइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ऑर्काइटिस क्या होता है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज द ऑर्काइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटरनल लेयर ऑफ द हार्ट। न्यूमोनिया लंग से रिलेटेड, हेपेटाइटिस आपके लिवर से रिलेटेड इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो ये
कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है मम्स का, जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होता है, और जिसमें किसमें देखने को मिलता है, अडल्ट मेल में। अडल्ट मेल में हमको देखने को मिलेगा किसका कॉम्प्लिकेशन है डियर, मम्स का ऑर्काइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स क्या है? जो ऑर्काइटिस की हमने बात की थी वो एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग थी। अगर हम मम्स की बात करें कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होता है डियर इसका मेनिंजाइटिस, क्योंकि मम्स जो होती है वो आपके पैरोटिड ग्लैंड में जाकर के सेट हो जाता है। मम्स का जो वायरस है पैरोटिड ग्लैंड में जाके सेट हो जाता है, वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और अगर इसको रूट मिलता है आपके ब्रेन तक पहुंचने का, तो ये ब्रेन तक आपके जाता है और क्या कॉज करता है डियर, मेनिंजाइटिस। तो अगर रूट मिल गया तो ये मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस है, हालांकि इसके नियरेस्ट ही नहीं है, अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, किडनी स्टोन्स एंड लंग कैंसर्स आर नॉट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स डिजीज। नेक्स्ट इज मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। अब हम बात करते हैं मीजल्स की, मम्स वाला चैप्टर क्लोज हो गया। मीजल्स की बात करेंगे, मीजल्स किसके द्वारा होता है डियर, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। एमएमआर की क्या बनानी है आपको, पीपीटी बनानी है, पैरामिक्सो टोगा वायरस। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मीजल्स की। मीजल्स किसके द्वारा होता है डियर, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा, ठीक है। एडिनो वायरस, राइनो वायरस, ये भी क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं डियर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपके जो कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन होती है कि बार बार सर्दी जुकाम लग रहा है, तो सर्दी जुकाम वाले जो वायरसेज होते हैं वो कौन से होते हैं डियर, राइनो वायरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राइनो वायरस कहलाते हैं। और पॉक्स वायरस तो आपको पता ही है, दो प्रकार की पॉक्स डिजीज के बारे में आपको पता है, एक है आपकी स्मॉल पॉक्स और दूसरी क्या डियर, आपकी चिकन पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये आपके दो पॉक्स वाली जो डिजीज है जिनको कि कौन कॉज कर रहा है, पॉक्स वायरस। एडिनो वायरस आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। सिंपल है, आपको एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ मीजल्स इन मोस्ट केसेस। मीजल्स का फर्स्ट साइन क्या है, देखिए अगर मीजल्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फीवर। इसका जो इंपॉर्टेंट साइन है मीजल्स का वो क्या है, फीवर। फीवर भी कौन सा, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर इसका फर्स्ट साइन है, और कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी किसी भी रैश में फीवर होगा 100.4 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मीजल्स की, तो यहाँ पर टेम्परेचर किसको क्रॉस कर सकता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हाई ग्रेड फीवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 3C सिम्टम्स, 3C सिम्टम्स, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कफ, कंजंक्टिवाइटिस एंड कोरेजा। कफ खांसी, कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, एंड कोरेजा, कोरेजा जो होता है वो आपके रनिंग नोज, जो आपके जुकाम कोल्ड वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर्दी खांसी जो जुकाम वाले सिम्टम्स होते हैं, रनिंग नोज, उसको अपन बोलते हैं कोरेजा, ठीक है। तो कफ, कंजक्टिवाइटिस, कोरेजा, इसको अपन बोलते हैं क्या डियर, 3C सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स बोलते हैं, 3C सिम्टम्स, कफ, कंजक्टिवाइटिस, कोरेजा। तो ये आपके आते हैं कौन से डियर, प्रोड्रोमल स्टेज में। कौन सी स्टेज में आएंगे, प्रोड्रोमल स्टेज में, ठीक है। तो फीवर आएगा पहले, उसके बाद 3C सिम्टम्स अपीयर होंगे, ये आपकी प्रोड्रोमल स्टेज। और आपकी जो इरप्टिव स्टेज है, इरप्टिव स्टेज, कौन सी स्टेज डियर, इरप्टिव स्टेज, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रैश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रैश आपके आते हैं इरप्टिव स्टेज में, ये लेटर वाली स्टेज है। आपसे पूछा फर्स्ट साइन क्या है, कफ आपको देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, लेकिन कब, आफ्टर फीवर अपियर्स, फीवर अपियर होगा उसके बाद ये सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस क्या जाएगा आपके, हाई ग्रेड फीवर। और फीवर कितना होता है डियर, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस करके जाता है, ठीक है। तो हाई ग्रेड फीवर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, मीजल्स का। उसके बाद रैश की अगर हम बात करें, तो रैश जो होता है पहले कहाँ अपेयर होते हैं डियर, फेस पर अपेयर होते हैं, स्पेशली बिहाइंड द ईयर, कानों के पीछे से स्टार्ट होता है फेस पर, उसके बाद ट्रंक्स पर जाते हैं, ठीक है। तो रैश की आगे हम बात करेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां पर हम रैश को समझेंगे अच्छी तरीके से कि किस प्रकार के रैश अपीयर होते हैं। लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीजल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है पर डियर, हाई ग्रेड फीवर। बाकी जो मीजल्स और रूबेला है उसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को नहीं मिलता, फीवर देखने को मिलेगा लेकिन उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीवर 104 डिग्री तक जाता है, इसलिए हाई ग्रेड फीवर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मीजल्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 3C सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा डियर, यहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? अपने जो बकल कैविटी है, प्रीमोलार टीथ एंड मोलार टीथ के जो साइड में बकल कैविटी है, वहां पर आपको नमक के दाने जैसे क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे सफेद सफेद फुंसियां देखने को मिलेंगी, और उसको अपन बोलते हैं क्या डियर? कॉप्लिक स्पॉट। तो कॉप्लिक स्पॉट भी किसका पार्ट है? आपके मीजल्स का पार्ट है। आंसर यहां पर डियर सी, हाई ग्रेड फीवर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मीजल्स सीन इन द इनसाइड ऑफ माउथ। ये अभी हमने बात कर रहे थे, लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो नमक के दाने जैसे क्रिस्टल्स हमको जो दिखाई देते हैं, किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। व्हाइट स्पॉट होता है, लिखा है यहाँ पर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, जिनको कि अपन क्या बोलते हैं डियर? कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट। तो कॉप्लिक स्पॉट कब आते हैं? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि आपको पहचान बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रैश जो होते हैं वो तीनों कंडीशन में आते हैं, चाहे मम्स हो जाए, चाहे मीजल्स हो, चाहे रूबेला हो। मम्स, मीजल्स, रूबेला तीनों में रैश प्रेजेंट होंगे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो मम्स में क्या देखने को मिलता है हमको? पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटाइटिस। मीजल्स में क्या देखने को मिल रहा है? कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। और जो 3C सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो गया, 3C सिम्टम्स हो गया, उसी दौरान पर ये कॉप्लिक स्पॉट अपीयर होते हैं, ठीक है। और रूबेला में होती है लिम्फेडिनोपैथी, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्या है? मीजल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको? व्हाइट स्पॉट, दैट इज नोन एज द कॉप्लिक स्पॉट। तो ये पिक्चर देख लीजिए यहां पर, ये पिक्चर देखिए यहां पर, मीजल्स, ये ओरल कैविटी, और यहां पर आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका मोलार एंड प्रीमोलार टीथ। इसके साइड में वकल कैविटी पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं डियर? व्हाइट टिनी स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, नमक के दाने जैसे स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाता क्या? कॉप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीजल्स रैश टिपिकली स्टार्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ध्यान रखना कहां से स्टार्ट होता है डियर? फेस से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? फेस से स्टार्ट होते हैं। तो मोस्टली जो रैशेज होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं डियर? फेस से स्टार्ट होते हैं। रैश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मैक्यूलो पेप्युलर रैश होते हैं, मैक्यूलो पेप्युलर रैश होते हैं। मोस्टली जो रैश हम बात करेंगे, मीजल्स हो, चाहे मम्स हो, चाहे रूबेला हो, कैसे होंगे? मैक्यूलो पेप्युलर। पस्टुलर जो रैश होते हैं जिसमें मवाद पड़ती है, जिसमें व्हाइट व्हाइट आपको फ्लूइड दिखाई देता है, वो कहलाता है पस्टुलर स्टेज। तो पस्टुलर स्टेज किस इन्फेक्शन में हमको देखने को मिलेगी? पॉक्स इन्फेक्शन में, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चिकन पॉक्स, यहां पर आपको पस्टुलर स्टेज देखने को मिलेगी। बाकी आपको किसी में भी पस्टुलर स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। मैक्यूलो पेप्युलर रैश आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ तो मैक्यूल होंगे और कुछ क्या होंगे डियर? पेप्यूल होंगे, ठीक है। तो वो रैश देखने को मिलेंगे, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मीजल्स इज यूजुअली, मीजल्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डियर? 10 to 12 डेज। हमने जब प्रीवियस स्लाइड पढ़ी थी वहां पे मैंने आपको बताया था 10 to 14 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो इस रेंज में कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके डियर? सी। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, मीजल्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? न्यूमोनिया। मीजल्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? न्यूमोनिया, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो लंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ये करता है, और कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? न्यूमोनिया। एक इसका रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो न्यूमोनिया इज द कॉम्प्लिकेशंस। मम्स की हमने बात की थी, तो मम्स में हमने पढ़ा था क्या, मेनिंजाइटिस। क्या पढ़ा था डियर, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन मेम्ब्रेन, तो मेनिंजाइटिस। उसके बाद इसी का मम्स का, ये किसका हमने पढ़ा था डियर, मम्स का। और अडल्ट मेल की अगर हम बात करें, अडल्ट मेल, उसमें क्या देखने को मिल रहा था हमको लेटर लाइफ में, ऑर्काइटिस। क्या देखने को मिल रहा था, ऑर्काइटिस। तो ये चीजें आप याद रखिए, भूलिएगा नहीं। और यहां पर आपको मीजल्स में क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, न्यूमोनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज ऑफन रिकमेंडेड टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन। जब मीजल्स का इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त कौन सा विटामिन आपके लिए जरूरी होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका डिजीज मीजल्स हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चों को मीजल्स इन्फेक्शन होता है तो उसमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है डियर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब हम 9 मंथ पर वैक्सीनेशन कराते हैं बच्चों का, जब 9 मंथ पर वैक्सीनेशन कराया जाता है डियर, तो कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, एमएमआर लगाई जाती है, ठीक है। एमएमआर वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है, राइट हैंड पर लगाई जाती है, राइट अपर आर्म पर लगाई जाती है, ठीक है। कौन सा रूट से लगाई जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। कितनी डोज देते हैं, 0.5 ml की डोज हम देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एमएमआर वैक्सीन के बारे में। हालांकि हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन सी लगाते हैं, केवल मीजल्स एंड रूबेला, मम्स हम नहीं लगाते, ठीक है। तो 9 मंथ पर ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो आप देखिए 9 मंथ पर क्या दिया जा रहा है, मीजल्स दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है डियर, मीजल्स दिया जा रहा है। और मीजल्स आपको पता है कि बॉडी में किसकी कमी करता है, बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी कर देता है। इसलिए क्योंकि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए उस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या किया गया डियर, 9 मंथ पर विटामिन ए की डोज को शामिल कर लिया। जो डोज हम लोग दे रहे थे विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि जो फर्स्ट डोज स्टार्ट की वो 9 मंथ से स्टार्ट की। और उसका कारण क्या था 9 मंथ से स्टार्ट करने का, जो एमएमआर वैक्सीनेशन था वो इसका कारण था। क्योंकि यहाँ पर आप मीजल्स दे रहे हैं और मीजल्स देने के बाद बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उस कमी को कंपनसेट करने के लिए कौन हेल्प करेगा डियर, आपका विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर विटामिन ए का रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो है कि कितनी यूनिट दी जाती है, विटामिन ए की कितनी यूनिट दी जाती है। तो विटामिन ए की 9 मंथ पर यूनिट दी जाती है डियर 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट दी जाती है। और उसके बाद 9 मंथ के बाद हर 6 महीने पर आपको विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है बच्चों को 5 साल तक। कब तक, 5 साल तक दिया जाता है। टोटल कितनी डोज दी जाती है, 10 डोज दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है, ठीक है, 10 इसका सप्लीमेंटेशन दिया जाता है 5 साल तक, हर 6 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट जो डोज होगी वो कब दी जाती है, 9 मंथ पर दी जाती है। कितनी यूनिट दी जाती है, 1 लाख यूनिट दी जाती है। इसके बाद सेकंड से लेकर के 10th तक कितनी यूनिट देंगे डियर, 2 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूनिट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विटामिन ए 9 मंथ पर क्यों लगाए जाते हैं, ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि मीजल्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी को बढ़ाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। और उस कमी को कंपनसेट करने के लिए 9 मंथ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एमआर वैक्सीनेशन के साथ विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन भी जोड़ा गया है। और किस रूट से देते हैं इसको अपन डियर, ओरल रूट से। तो विटामिन ए जो आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जोड़ा गया है वो एग्जैक्टली वैक्सीन नहीं है, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बाकी की सारी वैक्सीन है, लेकिन विटामिन ए क्या है, एक सप्लीमेंटेशन। ये वैक्सीन नहीं है आपके, ये क्या है डियर, सप्लीमेंटेशन। लेकिन एनआईपी में रखने का उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि एनआईपी में इसको क्यों शामिल किया गया है, बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। नेक्स्ट इज, एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स वैक्सीन। At what age is the first dose of the measles vaccine administered under the national immunization program? मीजल्स वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है डियर, 9 मंथ पर की जाती है। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एट बर्थ,
कौन सी दोगे आप, कौन कौन सी लगती है डियर? BCG इंपॉर्टेंट, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित थी डियर वीडियो। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, एट बर्थ पर आप कौन कौन सी वैक्सीनेशन दोगे, BCG दोगे, OPV दोगे एंड हेपेटाइटिस बी दोगे। ठीक है, 6th वीक पर आप कौन सी देते हो डियर? फ्रैक्शनल IPV देते हो, PCV देते हो, OPV देते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल IPV, PCV, OPV, पेंटा एंड रोटा, ये 5 वैक्सीन आप देते हो। 9 मंथ पर कौन सी देते हो आप डियर? MMR। इसके अलावा वैक्सीन नहीं है ये, विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन। इसके अलावा कुछ एंडेमिक एरियाज में जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, और 1 ईयर पर नहीं है, उसके बाद है आपके 16 मंथ पर। ठीक है, तो 16 मंथ टू 18 मंथ पर आपकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपके NIP में लिखा हुआ है सारा। मीजल्स वैक्सीन कब दी जाएगी डियर? 9 मंथ पर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड्स में। मीजल्स कैन लीड टू ए रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द ब्रेन कॉल्ड। देखिए ये वो कंडीशन है जो कि केवल और केवल मीजल्स के द्वारा कॉज की जाती है। ये वो कंडीशन है जो कि किसके द्वारा कॉज की जा रही है डियर? मीजल्स के द्वारा कॉज की जा रही है। ठीक है, कैसा है? रेयर। कॉमन कॉम्प्लिकेशन की हमने बात की थी, कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या था डियर? न्यूमोनिया था। क्या था? न्यूमोनिया। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या था? न्यूमोनिया। लेकिन रेयर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कैसा है डियर? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये भी आपके ब्रेन टिश्यू के इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये इन्फेक्शन किसके द्वारा कॉज किया जा रहा है? मीजल्स के द्वारा कॉज किया जा रहा है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, तो सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस, ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है। कैसा है? रेयर है, लेकिन कैसा है डियर? सीरियस कॉम्प्लिकेशन। कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या डियर? न्यूमोनिया। कॉमन कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया, रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या है? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज द कंटेजियस पीरियड ऑफ मीजल्स टिपिकल लास्ट। कितने लंबे समय तक मीजल्स का कंटेजियस पीरियड होता है? कंटेजियस पीरियड क्या होता है डियर? कि जहां पर बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड हो सकती है। जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ, किसी व्यक्ति को मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ, अगर उस व्यक्ति के संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो डिजीज उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जैसे अगर मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने मीजल्स के वायरस को सबसाइड कर दिया, उसको किल कर दिया, खत्म कर दिया, तो हमारी बॉडी में जो वायरल लोड था वो कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया, इम्यून सिस्टम जब तक फुली एक्टिवेट होगा, जब तक कंप्लीट आपके बॉडी से वायरल लोड कम नहीं होगा, तब तक वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता रहेगा। तो आपसे पूछा गया कि वो टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 1 डे बिफोर द रैश अपीयर्स अंटिल द 1 डे आफ्टर, मतलब रैश अपीयर होने के एक दिन पहले और रैश अपीयर होने के एक दिन बाद। तो ये आपका जैसे रैश वाला टाइम है, आज रैश अपीयर हुआ है, तो इससे एक दिन पहले और इससे एक दिन बाद। एक दिन पहले और एक दिन बाद। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 4 दिन पहले किसके? रैश के, और 4 दिन बाद तक। इसमें लिखा है थर्ड ऑप्शन आपका 10 डेज पहले और 10 डेज बाद तक, थ्रू आउट द एंटायर इलनेस। और ये कह रहा है कि पूरी बीमारी तक, जब से आपके बॉडी में इन्फेक्शन एंटर हुआ है, वायरस एंटर हुआ है, उसके बाद से लेकर के जब तक वायरल लोड पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन्फेक्शन ट्रांसफर करना वो कहलाता है कम्युनिकेबिलिटी, या उसको अपन बोलते हैं उस पीरियड को अपन बोलते हैं कंटेजियस पीरियड। ठीक है, कितने ड्यूरेशन तक आप ट्रांसफर कर सकते हो वो कहलाता है कंटेजियस पीरियड। तो कंटेजियस पीरियड जो इसके मीजल्स के लिए होता है वो होता है डियर 4 डेज बिफोर टू 4 डेज आफ्टर, मतलब 8 दिन तक ये कंटेजियस होता है। रैश अपीयर होने के 4 दिन पहले से रैश अपीयर होने के 4 दिन बाद तक इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है डियर, तो ये आपका जो है ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है 4 डेज बिफोर द रैश अपीयर्स अंटिल 4 डेज आफ्टर द रैश अपीयर्स।
ठीक है। नेक्स्ट इज द रूबेला वायरस बिलोंग टू विच फैमिली। अभी हमारा मीजल्स एंड मम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूबेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पता है तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नेग्लिजिबल है। ठीक है, 95 to 96% वेटेज हम लोग कवर करते हैं। अब 1% कोई ऐसा आउट ऑफ टॉपिक आ गया, हालांकि जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सीरीज तैयार की गई है, ये एमसीक्यू सेशन तैयार किया गया है। 95 to 96% जो वेटेज आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के गलत होने की संभावनाएं नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द रूबेला वायरस बिलोंग टू विच फैमिली। रूबेला वायरस जो होता है वो किस फैमिली से। तो अभी हम लंबे समय से बात कर रहे थे, एमएमआर की क्या बनानी है डियर, पीपीटी बनानी है, पैरामिक्सो एंड टोगा वायरस। तो कौन सा है डियर, टोगा वायरस। ठीक है, तो पैरामिक्सो हम लोग बात कर चुके थे ऑलरेडी, मीजल्स एंड मम्स। टोगा वायरस कौन क्या कॉज कर रहा है, रूबेला। रेट्रो वायरस में क्या आता है डियर, आपके एचआईवी किस वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, रेट्रो वायरस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके। ऑर्थोमिक्सो वायरस कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा। कौन सी डिजीज कॉज करते हैं डियर, इन्फ्लुएंजा। तो आंसर है यहां पर आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनोदर नेम ऑफ रूबेला। रूबेला का अनोदर नेम क्या है। क्या इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, मिजल्स बोलते हैं, जर्मन मिजल्स बोलते हैं, स्कारलेट फीवर बोलते हैं। चिकन पॉक्स किस वायरस के द्वारा किया जाता है, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, और इसका जब लेटेंट इन्फेक्शन रीअपियर होता है तो उसको अपन बोलते हैं हर्पीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्पीज। जब ये वायरस रिएक्टिवेट होता है आफ्टर द लेटेंट इन्फेक्शन तो वायरस कहलाता है हर्पीज। और कौन सी डिजीज कॉज करता है, सिंजेल्स। कौन सी डिजीज कॉज करता है, सिंजेल्स कॉज करता है। मीजल्स को अपन बोलते हैं डियर रेड मीजल्स भी बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं क्या, हार्ड मीजल्स। क्या बोलते हैं, हार्ड मीजल्स। रूबेला का दूसरा नाम क्या है डियर, जर्मन मीजल्स। इसको अपन बोलते हैं रूबेला जर्मन मीजल्स। इसको अपन बोलते हैं डियर सॉफ्ट मीजल्स। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मीजल्स। ठीक है, और स्कारलेट फीवर जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा जनरेट होती है। तो ये अलग अलग इसके कॉजेटिव फैक्टर है। आपसे अनोदर नेम पूछा है, रूबेला का अनोदर नेम क्या होता है डियर, वो होता है आपके जर्मन मीजल्स बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं सॉफ्ट मीजल्स। और मीजल्स को बोलते हैं क्या, हार्ड मीजल्स बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, सॉफ्ट मीजल्स एंड हार्ड मीजल्स। नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक रैश ऑफ रूबेला यूजुअली बिगिंस ऑफ। कहां से बिगिन होते हैं, फेस से बिगिन होते हैं। केवल ध्यान रखना है किसका डियर, चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का कहां से स्टार्ट होते हैं, ट्रंक से स्टार्ट होते हैं। चिकन पॉक्स का ट्रंक से स्टार्ट होता है, बाकी ऑलमोस्ट फेस से स्टार्ट होते हैं। जितने भी आपके रैशेज हैं वो फेस से स्टार्ट होते हैं। चिकन पॉक्स का ट्रंक से स्टार्ट होता है, इसलिए ध्यान रखिए फेस। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर रूबेला इज अप्रोक्सीमेटली 14 to 21 डेज। जो भी हमने रेंज डिस्कस की थी उस रेंज के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है, सी। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट कई प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन एनआईपी में जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कुछ 12 प्रकार के डिजीजेज हैं। वो डिजीज के बारे में आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना उसी एनआईपी को ध्यान में रख करके की जाती है। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कितनी बीमारियों से सुरक्षा देता है, 12 बीमारियों से सुरक्षा देता है सब नेशनली। और वैसे टोटल कितनी है, 11 और 12 का डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द जापानीज एंसेफेलाइटिस। क्योंकि जापानीज एंसेफेलाइटिस भारत के कुछ हिस्सों में लगाई जाती है और कुछ हिस्सों में नहीं लगाई जाती। तो जहां पर इसका प्रकोप ज्यादा है, इंसिडेंस ज्यादा है, वहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस को एनआईपी में शामिल किया गया है। लेकिन जहां नहीं है वहां ये एनआईपी से बाहर है। इसलिए अगर टोटल डिजीज की बात है, कितनी बीमारियों से सुरक्षा देता है, तो 12 बीमारियों से सुरक्षा देता है। ठीक है,
तो एटलीस्ट जो आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल जो डिजीज है उनके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ रूबेला? रूबेला का कॉमन सिम्टम्स क्या है डियर? यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? एनलार्ज्ड लिम्फ नोड, ठीक है, कफ हमको देखने को मिलेगा, आई फीवर हमको देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन जो है इसका सिम्टम्स नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है यहाँ पर? एनलार्ज्ड लिम्फ नोड, जो कि इसको दूसरी बीमारियों से अलग बनाता है। देखिए कौन सा लिम्फ नोड? पोस्ट ऑरिक्यूलर, 3 पोजीशन है, पोस्ट ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर मतलब कान के पीछे, ठीक है। दूसरा है सब ऑक्सीपिटल, सब ऑक्सीपिटल जो आपका ऑक्सीपिटल एरिया है उसके नीचे जो लिम्फ नोड है, उसके जस्ट नीचे बेस पर, उसके बेस पर जो लिम्फ नोड है वहां पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहां पर स्वेलिंग आ सकती है। पोस्ट ऑरिक्यूलर मतलब कान के पीछे, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है डियर? लिम्फ नोड में स्वेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक आता है आपके पोस्ट क्लेविकल, पोस्ट क्लेविकल मतलब जो आपकी क्लेविकल है उसके पीछे की तरफ मतलब गर्दन की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑरिक्यूलर, यहाँ पर हो गया आपके पोस्ट ऑक्सीपिटल, अगर इस पिक्चर के रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पर आगे हो गया आपके पोस्ट क्लेविकल, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन है जहां पर आपको लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ रूबेला इन्फेक्शन। तो ये एरिया आप ध्यान रखिए, पोस्ट ऑरिक्यूलर, सब ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट क्लेविकल, ठीक है डियर। तो यहां पर आपको लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके मम्स की हमने बात की थी, मम्स से मम को क्या देखने को मिल रहा था? पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस देखने को मिल रहा था। मीजल्स में क्या देखने को मिल रहा था डियर? कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिल रहा था। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर हमको देखने को मिल रहा था, हाई ग्रेड फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। उसी प्रकार से रूबेला में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एनलार्ज्ड लिम्फ नोड। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सीरियस कंडीशन कैन रूबेला कॉज? रूबेला की वजह से कौन सी सीरियस कंडीशन हो सकती है इन फीटस इफ कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर रूबेला होता है तो ये रूबेला जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसप्लेसेंटल जाता है, मतलब प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है और बच्चे के अंदर क्या करता है डियर? कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो आपके कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो बच्चे के अंदर होगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है। और इसी वजह से, क्योंकि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है, इसी वजह से एमआर जो वैक्सीन है उसको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाया जाता, या कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसमें रूबेला प्रेजेंट हो उस वैक्सीन को प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर दिया जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा डियर? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कॉज करेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द रूबेला रैश टिपिकली लास्ट फॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूबेला के जो रैशेज होते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं? तो रूबेला के जो रैशेज होते हैं वो 3 दिन तक रहते हैं। कितने दिन तक रहते हैं? 3 दिन तक, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? 3 डे मीजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? 3 डे मीजल्स, ठीक है। और जो आपका मीजल्स है उसको अपन बोलते हैं 10 डे मीजल्स। क्या बोलते हैं? 10 डे मीजल्स, क्योंकि उसमें जो रैश अपीयर, पूरी जो डिजीज प्रोग्रेशन है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स से लेकर के रैश अपीयरेंस से लेकर के रैश डिसअपीयरेंस तक पूरा अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तक का टाइम जाता है आपके, तो उसको अपन 10 डे मीजल्स बोलते हैं और उसको अपन बोलते हैं डियर 3 डे मीजल्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूबेला के जो रैशेज होते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं? 3 दिन तक रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने आज डिस्कस किए। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इन्हीं जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट करके, या फिर आप हमारे कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो
उसको हम अपने स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन में शामिल जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।